तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में। आपको याद है जब हमने एसिड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो क्या थे? जो सब्सटेंसेस पानी में डिसोसिएट होने के बाद H+ आयन दे दें उन्हें हम कहते थे एसिड्स। तो जो OH नेगेटिव आयन दे दें उन्हें हम कहते थे बेसिस। तो आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है? आपने बहुत सुना होगा, देखा भी होगा इवन पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है? तो पीएच स्केल की डेफिनेशन आती है सबसे पहले तो। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जैसे आपका नॉर्मल रूलर होता है ना, वैसे ही रूलर है, बस उसमें आप सेंटीमीटर में लेंथ मेजर करते हो और इसमें आप कलर कोडिंग में एसिड और बेस मेजर करते हो कि कोई चीज कितनी एसिडिक है और कोई चीज कितनी बेसिक है। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो आपको ये मेजर करने में हेल्प करता है कि आप की जो चीज आप मेजर कर रहे हो, जिस चीज को आप चेक कर रहे हो, वो चीज कितनी एसिडिक है या फिर कितनी बेसिक है। तो आइए एक बार पीएच स्केल की डेफिनेशन देख लेते हैं। pH scale is a scale that measures how acidic or basic a solution is by measuring the concentration of H+ ion in the solution. अब इसका क्या मतलब है measuring the concentration of H+ ion? तो दोस्तों, मैंने आपको एसिड वाली वीडियो में बताया था कि जब एसिड डिसोसिएट होता है तो वो हमें H+ आयन देते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड से वो 100% डिसोसिएट होते थे। तो कितना डिसोसिएट होता है, आपने कितना एसिड डाला है, वो कितना डिसोसिएट हुआ है, वो चीज आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाती है और कंसंट्रेशन कम करती है, यानी कि आपकी कंसंट्रेशन को इफेक्ट करती है। तो अगर आपने अभी तक एसिड्स वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, पहले जाके उस वीडियो को देखें, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो अब बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। कंसंट्रेशन एज इन कि 1 लीटर पानी में कितने H+ आयन है। 1 लीटर में एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अगर 1 लीटर पानी में 1 करोड़ H+ आयन है या 2 करोड़ है या 500 है या 100 है या 1 भी नहीं है, तो ये चीज होती है। तो वैसे बहुत ज्यादा होते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बताया है। और ये स्केल हमें 3 चीजों के बारे में बताते हैं, एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में और न्यूट्रलिटी के बारे में। न्यूट्रलिटी यानी न्यूट्रल, कोई चीज न्यूट्रल कब होती है? जब वो ना तो एसिड होती है ना बेस होती है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं दोबारा से पीएच स्केल की डेफिनेशन, उसके बाद हम समझेंगे पीएच का मतलब क्या होता है और फिर हम देखेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो देखिए डेफिनेशन अब क्या कहती है, पीएच स्केल इज अ स्केल दैट मेजर्स हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन इज, यानी कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। और वो कैसे मेजर करती है? बाय मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो मेजरिंग वो कंसंट्रेशन मेजर करती है, मींस की ये इसका। अब बात आती है पीएच की। पीएच का मतलब क्या होता है दोस्तों? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ मतलब ताकत नहीं, दूसरी पावर। पावर मतलब रेज टू पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 10⁻³ 10⁻⁴, इवन आपने साइंस की यूनिट्स में भी पढ़ा होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स, यानी कि 1000 मीटर्स। तो वो चीज है, कितनी पावर है उस चीज की, तो वो होती है पीएच। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं पावर ऑफ H+ आयन की, यानी कि जो क्या कंसंट्रेशन है वो हमें किससे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा पावर ऑफ H+ से। H+ की कितनी कंसंट्रेशन है। अगर आपको वो जानना है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। कंसंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट से डिनोट होती है कंसंट्रेशन, और ये सब लॉ की टर्म्स में चलता है, वो भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। बट ये सिर्फ इतना ही है कि पीएच का मींस होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस। शायद ये भी आपके सिलेबस में ना हो। तो अब बढ़ते हैं पीएच स्केल की तरफ कि पीएच स्केल दिखता कैसे है। तो दोस्तों, ऐसा दिखता है कुछ पीएच स्केल। ये जो इसके बॉक्सेस है ना, ये कलर्ड होते हैं। इसकी इमेज आपको अभी यहाँ पे दिखेगी और उसके बाद हम पढ़ेंगे ये कंसंट्रेशन के साथ कैसे काम करते हैं। तो पीएच स्केल कैसे काम करता है दोस्तों? पीएच जो होता है हमारा, वो कंसंट्रेशन के H+ आयन के कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या था? कंसंट्रेशन। अगर आप ये ब्रैकेट ना लगाएं तो भी चलेगा आपको। अभी पीएच स्केल, पीएच की जो वैल्यू होती है, ये पीएच स्केल की वैल्यू है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to 14।
ये H+ की कंसंट्रेशन के उल्टी चलती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इस पीएच स्केल के बारे में। तो इसमें जो सेंटर पॉइंट होगा यानी कि 7, ये होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे होगा, अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए, जब कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी तो पीएच की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसका यही मतलब है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या है कि वो उल्टी चल रही है। तो अगर मैंने कंसंट्रेशन H+ आयन की बढ़ाई तो फिर वो पीएच की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब H+ आयन की कंसंट्रेशन कब बढ़ती थी, जब वो एसिडिक होते थे। तो यहाँ जो सब्सटेंसेस होंगे आपके, यानी कि जो 0 to 6 के बीच में होंगे, 0 to 7 के बीच में होंगे, वो आपके होंगे एसिडिक। और जो आपके 8 to यानी कि 7 to 14 होंगे, वो आपके होंगे, इसमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि बेस हमेशा में OH देता था ना। NaOH में जैसे NaOH हमारा बेस था तो वो आपको OH प्रोवाइड करता था। तो इसके अंदर आपके बेसिक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी इस तरफ आप चलोगे तो बेसिक होगा, इस तरफ चलोगे तो एसिडिक होगा, और जो बीच में होगा वो होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब है जो चीज ना एसिडिक है ना बेसिक है। अब यहाँ से आप डिफाइन करते हो, न्यूट्रल का मतलब है जो चीज पीएच में 7 पे लाई गई है। यानी कि हमारा वाटर जैसे न्यूट्रल होता है, तो वाटर का, प्योर वाटर का पीएच जो लेवल होता है वो होता है 7। अभी के लिए आप इतना कह सकते हो, प्योर वाटर का पीएच लेवल होता है 7। मैं लिख देता हूँ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का पीएच लेवल अगर 7 होता है तो उसके बाद हमें कुछ और पीएच लेवल भी जानने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं अराउंड 3.5 तक। यहाँ तक आपके होते हैं 0 से 3.5 तक, ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स? स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में जाने के बाद, जब उनका एक सॉल्यूशन बनता है। और ये होते हैं आपके 4 से 7 तक आपके होते हैं, ये होंगे आपके वीक एसिड्स। वीक एसिड्स क्या थे? मैंने आपको बताया था एसिड वाले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था एसिड्स वाले लेक्चर में कि वीक एसिड्स वो होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं पानी में जाने के बाद, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन बनने के बाद। उसी तरह जो आपके 11 टू या 10.5 टू 14 है, वो तो आपके होंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और जो आपका 7 टू 10.5 है वो होंगे आपके वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, हमें कंप्लीट OH+ आयन, OH- आयन दे देते हैं। और वीक बेस क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती है एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद। अब बात करते हैं ब्लड के बारे में। आपका ब्लड भी तो एक सॉल्यूशन है ना, तो ब्लड का पीएच लेवल क्या होता है? तो वो आपको पता होना चाहिए कि पीएच लेवल ऑफ ब्लड इज 7.35 टू 7.45। हल्का सा बेसिक होता है आपका ब्लड, हल्का सा बेसिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है दोस्तों, इसे याद रखना। तो ये तो होगी पीएच की बात। अब यहाँ आपको पीएच स्केल भी दिख रहा होगा। तो अब बात करते हैं कि पीएच की एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या। तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक आता है पीएच स्केल की डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होती है, कि हम पीएच स्केल पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम पीएच स्केल को ड्रॉप ही क्यों नहीं कर देते। तो अब बात करते हैं पीएच स्केल की डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस की। तो जो सबसे पहली और एक बहुत ही इंपॉर्टेंस आती है इस चीज की, वो होती है पीएच लेवल ऑफ रेन। हमें कैसे पता लगेगा पीएच लेवल ऑफ रेन के बारे में? पीएच स्केल से ना, कि रेन वाटर का पीएच लेवल क्या है। अब रेन वाटर का पीएच लेवल क्यों जानना है हमें? रेन वाटर कहाँ जाता है? सबसे पहले आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी 8th क्लास में आई गेस। तो अगर आपने वाटर साइकिल पढ़ी है तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि पानी इवेपोरेट होता है और उसके बाद लॉन्ग प्रोसेस से क्लाउड्स और रेन्स वगैरह क्रिएट होती है। मैं डीप प्रोसेस में नहीं जा रहा, बट बात ये है कि वो इवेपोरेट होता है रिवर से, और जाता कहाँ है एंड में? रिवर्स में। इवेपोरेट भी रिवर्स और सी से होता है और जाता भी एंड में रिवर्स और सी में है। तो जब इवेपोरेट होता है तो उसके साथ केमिकल गैसेस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं।
और जब रेन होती है, जब भी केमिकल गैसेस होती हैं तो वो क्या करती हैं, वाटर के पीएच लेवल को इफेक्ट करती हैं। अब पीएच लेवल इफेक्ट होगा तो उससे क्या होगा, वो पानी आपका जाके नदियों और समुद्रों में मिलेगा तो उससे एक्वाटिक लाइफ इफेक्ट होगी। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि थोड़ी सी गैसेस से भी पीएच लेवल बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, नहीं, उसकी एक लिमिट है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब पीएच लेवल इम्बैलेंस हो जाता है रेन वाटर का और वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसे हम कहते हैं क्या है, उसे हम कहते हैं एसिड रेन। आपने सुना होगा कि एसिड रेन हुई, वो जब हार्मफुल गैसेस वाटर में मिल जाती हैं तो एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। इसलिए हमें पीएच लेवल पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी एक्वेटिक लाइफ को बचा सकें और उनके बारे में अच्छे से पढ़ सकें। और दूसरी चीज आती है कि अब बात करते हैं एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन कब कहेंगे हम रेन वाटर को? एसिड रेन हम तब कहेंगे जब रेन वाटर का पीएच लेवल 5.6 से कम होगा। पीएच के बारे में हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। पीएच जब 5.6 से कम होगा पीएच स्केल पे तो उसे हम रेन वाटर कहेंगे। दूसरी चीज आती है आपकी डाइजेशन। डाइजेशन में क्या आता है आपको सबको पता है, पेट में एचसीएल प्रोड्यूस होता है जिससे आपका खाना डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर सिर्फ एचसीएल प्रोड्यूस होने से खाना डाइजेस्ट होता है तो एचसीएल हमारी जो इनर बॉडी पार्ट्स है उनको हार्म नहीं करता, क्योंकि वो लिमिट में प्रोड्यूस होता है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारी स्टमक होती है उसके अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसकी इनर सरफेस पे, ताकि वो हार्म ना करे। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो उससे क्या होता है, तो उससे ये होता है कि हमें एसिडिटी हो जाती है और इंडाइजेशन हो जाता है। तो ये चीज है। अब एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि H+ आयंस ज्यादा मिलने लगेंगे, यानी कि पीएच लेवल कम हो जाएगा। याद है ना कि पीएच लेवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, यानी कि एसिड लेवल के। उसके बाद आता है आपका थर्ड पार्ट आता है टूथ डिके का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दांत, टूथ होता है दांत टूटना। आपको पता है दांत के ऊपर एक एनामेल नाम की सब्सटेंस की लेयर होती है और वो हमारे बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, लेकिन इम्बैलेंस ऑफ पीएच लेवल उसको भी तोड़ देता है, यानी कि वो भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो वो कब होता है, जब माउथ का लेवल यानी हमारे मुंह का पीएच लेवल 5.6 से नीचे चला जाता है या 5.5 से नीचे चला जाता है। तो ये बात होती है उसकी। और एनामेल आपका होता क्या है, एनामेल मोस्टली आपका बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, जिसका फॉर्मूला आता है CH3PO4 ट्वाइस। ये अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये 3 डेफिनेशंस। तो दोस्तों देखिए, pH of rainwater आते हैं सबसे पहले। If the pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain, which affects aquatic life. कैसे करती है मैंने आपको बता दिया। Digestion, our stomach produces HCl, and when there is imbalance of HCl, it causes indigestion and acidity, in which we use MgOH twice, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये वर्ड न्यूट्रलाइज आपको याद है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको। तो न्यूट्रलाइज वहां से आया कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। उसके बाद आती है बात टूथ डिके की। If pH level of our mouth gets below 5.5, the decay of enamel, ये दोस्तों याद रखना, ये CA3PO4 जो है ना, ये कैल्शियम फॉस्फेट है, मोस्ट पार्ट ऑफ द एनामेल। ये एनामेल का फॉर्मूला नहीं है, एनामेल का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, ये होता है एनामेल का फॉर्मूला CA10 कैल्शियम 10 PO4 4 और इन डॉट 2 OH। ये डॉट का मतलब क्या है, ये मतलब अलग से जुड़ा हुआ है, इसके साथ डायरेक्टली कंबाइंड नहीं है। ये मतलब कि खैर जाने दीजिए, ये आपका हायर क्लासेस में आएगा। तो ये थी आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस या रियल लाइफ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के। इसके अलावा और भी होती हैं, जैसे कि बी स्ट्रिंग, यानी कि मधुमक्खी काटती है जब आपको, तो उसमें एसिडिक एक वो होता है, फोमिक एसिड होता है आपका, वो लगता है, वो चुभता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर हल्का सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग सोडा भी यही करता है कि उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। और फिर आती है आपकी सोइल की। सोइल का पीएच लेवल भी 7 के अराउंड होना चाहिए हेल्दी फ्रूट्स और हेल्दी वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए, यानी कि हेल्दी फूड आइटम्स ग्रो करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो जब वो एसिडिक हो जाती है तो हम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 डाल देते हैं, और बेसिक हो जाती है तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं हम, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह। तो ये चीज होती है बस। ये आपके 5 रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।